गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 लास्ट टॉपिक पे हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। तो आई होप सभी लोग अच्छे से वीडियो देखोगे और नोट्स बनाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है कभी कभी, और कभी कभी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब डिपेंड करता है कि यूजेस पे कब हमको कैसा वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज और हाई अल्टरनेटिंग इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज, मतलब हाई को लो में करता है, लो को हाई में करता है, तो उसके बेसिस पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या, अप से क्या समझ में आ रहा है कि लो वोल्टेज को, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और सेकेंड ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन, डाउन मीन्स ये हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो देखो, कब कहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। तो देखो, जो पावर स्टेशन जो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, तो वहाँ ये आपके घरों से काफ़ी दूर होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वोल्टेज वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, और लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में जो करंट होता है वो लो करंट होता है। वो कैसा करंट होता है, लो अल्टरनेटिंग करंट होता है। और जब लो वोल्टेज होता है तो वो हाई करंट होता है, हाई करंट होता है। जस्ट अपोजिट है दोनों का, ये ध्यान से समझना कि जब हम किसी भी ट्रांसफार्मर में जब हम किसी इलेक्ट्रिसिटी सेंटर में, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है और वो घर से काफ़ी दूर होता है, पावर स्टेशन वगैरह, तो वहाँ पे जो वोल्टेज बनाया जाता है वो लो वोल्टेज बनाया जाता है, और फिर उस लो वोल्टेज को आपके घर तक पहुँचाना होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस वोल्टेज को पहले किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो दूर तक भेजा जा सके। अब दूर तक अगर भेजना है तो किसी वायर के थ्रू भेजेंगे, तो वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो वायर का अगर रेजिस्टेंस होगा और उसमें करंट फ्लो करेगा, तो उसमें पावर लॉस भी होगा। कितना होगा, I²/R। तो अगर मान लो करंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस केस में पावर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब घर आते आते इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लो करंट, हाई वोल्टेज रहता है, और करंट क्या होता है, लो करंट होता है, जिसकी वजह से पावर लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए हम वहाँ पे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए ट्रांसमिट कर दिया जाता है पावर। अब जब घरों के पास जब आता है, मतलब सिटी में आ गया, तो वहाँ पे जो घरों के पास जो इस ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, वो वहाँ पे कैसा वोल्टेज आया, हाई वोल्टेज आया। अब वो हाई वोल्टेज तो आप घर में नहीं भेज सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उस हाई वोल्टेज को फिर से लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस समय जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो घरों के आसपास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, और जो पावर स्टेशन वगैरह में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक ट्रांसफार्मर। अब आ जाते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है।
तो इसका जो प्रिंसिपल है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन ये था कि अगर हम दो कॉइल लें और एक कॉइल का कनेक्शन किस में कर दें, बैटरी में कर दें और यहाँ पे करंट फ्लो करें, तो करंट जब फ्लो करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल के क्रॉस सेक्शन एरिया से लिंक हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिंक हो गया, फ्लक्स लिंक हो गया। तो अगर हम यहाँ पे करंट में चेंज करते हैं तो फ्लक्स चेंज हो जाता है और फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। ठीक है, तो सेम इसी प्रिंसिपल पे ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो देखो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे बनाया, तो ये यहाँ पे वायर की वाइंडिंग की जाती है और ये प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है, आयरन की। तो ये आपका जो है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। और ये जो है हमारा इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, वो सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। इस साइड आपका क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है, क्या होगा, इनपुट, और इस तरफ हमारा क्या होगा, आउटपुट। तो जब हम यहाँ पे किसी वोल्टेज को, सपोज हमने इनपुट वोल्टेज कितना अप्लाई किया, वी आई या वी पी कर लेते हैं क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज की बात कर रहे हैं, कितना है, प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया वो कितना किया, वी पी। तो देखो जब हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, वो प्राइमरी करंट होगा आई पी, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट जो टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पास होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके कॉइल, ये जो हमने सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होगा, लिंक होगा। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब करंट चेंज होगा तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ, जिसे हम बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज, वी नॉट। तो आउटपुट वोल्टेज, अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, उस करंट को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी आउटपुट। तो अगर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कितना फ्लक्स लिंक हुआ, पाई पी प्राइमरी फ्लक्स, और यहाँ पे फ्लक्स कितना लिंक हुआ, पाई एस सेकेंडरी फ्लक्स। फिर से समझो, ये एक कॉइल है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल, इसके क्रॉस हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया वीपी, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट कितना फ्लो किया, आईपी। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से लिंक होगा, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास होगा जो यहाँ से लिंक होगा, ऐसे इस साइड ऐसे, ठीक है। तो जब लिंक होगा तो इसमें भी लिंक होगा, इसमें भी लिंक होगा, तो इसके क्रॉस जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, आईपी, और इसके क्रॉस जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, पाई एस। अब जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो प्राइमरी फ्लक्स है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न है वो कितने हैं, एन एस एन पी, ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न, और सेकेंडरी में कितना है, एन एस। तो जो फ्लक्स है, जितना ज़्यादा यहाँ पे कॉइल वाइंड होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पाई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एन पी, मतलब टोटल फ्लक्स लिंक इन प्राइमरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम सेकेंडरी कॉइल का भी कह सकते हैं, पाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एन एस, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो पाई पी अपॉन
फाइव एस इक्वल टू क्या आ जाएगा एन पी अपॉन एन एस। तो ये तो हमारा एक रिलेशन आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ई इंड्यूस इक्वल टू क्या होता था माइनस डी फाइव एम बाई डी टी, ठीक है। तो अब देखो अगर हम सेकेंडरी कॉइल की बात करें, ठीक है, हाँ, तो ई इंड्यूस इज इक्वल टू क्या होता है डी फाइव एम बाई डी टी। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख सकते हैं फाइव पी इज इक्वल टू, ठीक है, फाइव पी इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस इंटू फाइव एस, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से हमने फाइव एस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को जो हमारा क्या है फाइव पी इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस इंटू फाइव एस, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी टी फाइव पी इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस, ये तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न है डी बाई डी टी इंटू फाइव एस, ठीक है। अब दोनों साइड हम यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो एक माइनस हमने यहाँ लगाया, एक माइनस हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी फ्लक्स है, तो प्राइमरी फ्लक्स रेट ऑफ चेंज, तो ये क्या आ जाएगा Vp इक्वल टू वोल्टेज ये NP अपॉन NS, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंडरी फ्लक्स है, तो ये क्या हो जाएगा Vs। तो यहाँ से Vp अपॉन Vs इक्वल टू कितना हो गया NP अपॉन NS। तो ये रिलेशन आ गया हमारा इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज में, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है R है या RP है, सेकेंड प्राइमरी रेजिस्टेंस, और सेकेंडरी रेजिस्टेंस क्या है RS, तो Vp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Vp इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस, तो IP इंटू RP, और Vs इज इक्वल टू आ जाएगा IS इंटू RS। तो अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो IP इंटू RP अपॉन IS इंटू RS इक्वल टू NP अपॉन NS। तो IP अपॉन IS इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे NP अपॉन NS इंटू RS अपॉन RP। तो ये करंट में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीन रिलेशन हमने डिराइव किए, एक तो प्राइमरी फ्लक्स सेकेंडरी फ्लक्स में रिलेशन, सेकंड प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज में रिलेशन, और थर्ड प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट में रिलेशन, ठीक है। तो देखो Vp अपॉन Vs तो जो वैल्यू आया था वो आया था NP अपॉन NS, ठीक है। तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज Vs अपॉन Vp लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा NS अपॉन NP, रिवर्स कर दिया हमने पहला रिलेशन ये। तो अब यहाँ पे देखो नोट नंबर 1, तो NS अपॉन NP is called transformation ratio. NS upon NP is called ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखो NS अपॉन NP को जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कभी पूछा जाता है फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो आपको अगर NS पता है NP पता है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। नोट नंबर 1 ये हो गया। नोट नंबर 2
देखो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इनपुट वोल्टेज, मतलब Vs इज ग्रेटर देन क्या होगा Vp, तो Vs अपॉन Vp इज ग्रेटर देन क्या होगा 1, तो Vs अपॉन Vp किसके इक्वल होता है Ns अपॉन Np इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो ग्रेटर होगा इनपुट वोल्टेज से, ठीक है। तो Vs अपॉन Vp इज ग्रेटर देन 1, Vs अपॉन Vp को क्या लिख सकते हैं Ns अपॉन Np इज ग्रेटर देन 1। और ये क्या था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा। सेकेंड चीज और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, थर्ड पॉइंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या था कि जो इनपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, आउटपुट वोल्टेज से, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो लेस देन होना चाहिए इनपुट वोल्टेज से। मतलब हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता था, लो वोल्टेज में। तो यहाँ पे Vs अपॉन Vp इज लेस देन कितना हो जाएगा 1, और ये किसके इक्वल था Ns अपॉन Np के लेस देन 1। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, स्टेप डाउन के लिए वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब आ जाते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, पॉइंट नंबर 4। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को हम इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट में कितना पावर है और इनपुट में कितना पावर, दोनों का रेशियो जो वो कराया गया वो उसे हम क्या बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी तो कितना हो जाएगा P आउट अपॉन P इन इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अब अगर हम आउटपुट पावर की बात करें, P आउटपुट पावर, तो ये क्या होगा Vs इंटू IS, और P इनपुट पावर की बात करें तो ये होगा Vp इंटू IP। आउटपुट पावर वोल्टेज इंटू करंट, इनपुट पावर इंटू वोल्टेज इंटू करंट। तो अगर इफ P आउट इक्वल टू क्या हो गया P इन, आउटपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा इनपुट पावर, तो उस केस में जो एफिशिएंसी आएगी वो कितना हो जाएगा 1, मतलब परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 100%। मतलब उस केस में कोई भी यहाँ पे पावर का लॉस नहीं होगा। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर, मतलब जितना भी पावर यहाँ पे दिया गया उतना ही पावर हमको यहाँ पे मिल जाए। तो ऐसा ट्रांसफार्मर बेसिकली होता नहीं है, सिर्फ ये आइडियल है, बस थ्योरेटिकली प्रेजेंट है, प्रैक्टिकली प्रेजेंट नहीं होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी 1 और आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, 100% एफिशिएंस है। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद इसमें कुछ लॉसेस आते हैं, ठीक है। तो उन लॉसेस को आप लोग बुक से पढ़ लो, ठीक है। एक तो इसमें ईडी करंट लॉस था, वो तो हट गया सिलेबस से, तो ईडी करंट नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। उसके बाद इसमें कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है कि जैसे ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसकी वजह से इसमें कुछ लॉस होगा I² इंटू R। तो इस
वायर की वजह से, इस वायर कॉपर वायर होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ हीट की वजह से पावर लॉस होगा, तो उस लॉस को हम बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है। सेकेंड लॉस यहाँ पे जो होता है वो होता है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या होता है कि अगर, तो देखो पहले तो ये जो कॉपर लॉस था, ये इस वायर का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो कुछ एनर्जी यहाँ पे पावर के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो कुछ पावर लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को कम करने के लिए जो वायर यूज़ करते हैं, ये कोटिंग वाला वायर यूज़ करते हैं, ताकि कम से कम हीट प्रोड्यूस करे। ठीक है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब है कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से प्रोड्यूस हुआ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिंक हुआ, लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी तो आएगा। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो आपका बेकार जा रहा है, क्योंकि फ्लक्स तो हमें यहाँ पे लेना है। तो ये जो फ्लक्स यहाँ पे बेकार जा रहा है, इस लॉस को हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो जो फ्लक्स लीकेज हो रहा था, इस लीकेज को कम करने के लिए हम एक ही कॉइल को, जैसे ये कॉइल है, इसी के ऊपर ही इस दूसरे कॉइल को वाइंड करते हैं। ठीक है। वो कुछ इस तरह का ट्रांसफार्मर होता है, देखो तो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्राइमरी कॉइल। अब इसी के ऊपर क्या कर देते हैं, सेकेंडरी कॉइल को भी हम यहीं पे इंगेज कर देते हैं। तो सेकेंडरी कॉइल इसी के ऊपर ही रहता है। तो जब हम यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑटोमेटिकली इससे, इस कॉइल से क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को एक दूसरे के ऊपर ही यहाँ पे बाइंड करते हैं। तो इस तरह हम फ्लक्स लीकेज को कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर और उसके लॉसेस। ठीक है। तो इसके यूजेस वगैरह हम भेज देंगे, तो उसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप लोग असाइनमेंट के तौर पे इसको सॉल्व करो और सबमिट करो। ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका जो अभी एग्ज़ाम होगा, यहाँ तक आपका सिलेबस में आएगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर नंबर 7 तक आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू।